आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान न्यूज़ ना आप समझें ब्लैक मिरर टॉयलेट जोन टाइप फील में जा रही है। मसलन कि हम absurd के नए लेवल्स पार किए जा रहे हैं। इट्स एज़ इफ़ पूरी कौम को एक बुखार हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बुखार ज़्यादा हो ही जा रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों पे फट रहा है। जल्दी से हम ये ख़बर कवर कर देते हैं। जल्दी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ डीप ख़बरें भी जिन पे डीप डाइव की ज़रूरत है। रजब भट्ट के ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा तो हो ही गया था, लेकिन अब उसे पीका की दिफात भी लग गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो कानून बनाया गया था आज़ादी राय को दबाने के लिए, वो भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च किया गया था 295 नाम का परफ्यूम। अल्लाह रहम करे। हमारे लाहौर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फैसल कामरान साहब ने कहा, जिन्होंने कहा जी पीका का सेक्शन हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, और उन्होंने कहा कि भट्ट साहब अभी करंटली उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ही मुल्क में वापस आएंगे तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और पुलिस अप्रोच करेगी पाकिस्तान उलेमा काउंसिल को उनके कमेंट के लिए ओवर स्पीकिंग अगेंस्ट द ब्लास्फेमी लॉ एंड ग्रीविंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ रजब भट्ट की इतनी अकल ही नहीं है कि वो ब्लास्फेमी लॉ के बारे में बात करे। इतने उसकी इल्म शऊर तालीम ही नहीं है। गली का लौंडा है। 295 सिद्धू मूसे वाले गाने का नाम था, उसके तहत उसने अपने परफ्यूम का नाम रख दिया। यूट्यूब पे शोदेबाजी करता है। वो कोई ब्लास्फेमर नहीं है। अपने आप को एजुकेट करें पाकिस्तान कानून के बारे में। रजब भट्ट को मत देखें। रजब भट्ट को जितना देखेंगे उतना ही आपका एजुकेशन का मेयार ज़िंदगी में गिरेगा। अगर आपके कुछ IQ पॉइंट्स थे तो रजब भट्ट का वीलॉग देख के वो कम हो जाएंगे। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ कानून के बारे में एजुकेट करें। आज के दौर में जो पाकिस्तान में करंट क्लाइमेट है, सोशल मीडिया के हार्म्स के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट करें। पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन के बारे में एजुकेट करें। सेक्स एंड जेंडर के बारे में एजुकेट करें। अपने बच्चों को एजुकेट करें पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज क्या हैं, उसको हर फैसेट ऑफ एजुकेशन दे, वरना वो जिस दलदल में फंस जाएगा बच नहीं सकता। मैं और आप जब छोटे थे तो हम कहीं स्टूपिड बातें कर जाते थे तो वो सारी उम्र यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे इमोर्टलाइज नहीं होती थी। रजब भट्ट को ये सारी क्लिप्स और बातें सारी उम्र हॉन्ट करेंगी। डकी भाई की जितनी स्टूपिड हरकतें हैं, जो वो शर्टों के बगैर नंगा नाच कर रहे हैं बहरिया के अंदर, वो उनको सारी उम्र हॉन्ट करेगा। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते अपनी औलाद को सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग दें, उसको समझाएं उसके डूज़ एंड डोंट्स। बहरहाल पीका के तहत रजब भट्ट पे इतफाक़ तक की। अब थोड़ी सीरियस खबर की तरफ आते हैं और मैं चाहूँगा कि आप तहम्मुल से सुने, समझें हुआ क्या। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहीद मुराद साहब। वो कल रात 2 बज के तकरीबन 5 मिनट में G8 इस्लामाबाद, G8 आप समझें इस्लामाबाद का वन ऑफ द सेंट्रल ब्लॉक्स है, वहाँ से गुमशुदा कर दिए गए। उनका जो मकान था G8 में, वो उनका ज़ाती मकान नहीं, वो वहाँ पे शायद किराए पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती है और फर्स्ट फ्लोर पे वो और उनकी मदर इन लॉ रहते हैं। जो उनकी बेगम है वहीद मुराद साहिबा की, वो भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो कनाडा गई हुई थी अपनी बहन को मिलने, जो कनेडियन नेशनल है। रात को 2 बजे तकरीबन 15 से 20 लोग, जिस तरह वहीद मुराद साहिबा की मदर इन लॉ बता रही हैं, उनके एक घर आते हैं। पहले वो ग्राउंड फ्लोर के घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जब ग्राउंड फ्लोर वाली फैमिली शोर मचाती है कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, तो वो उन्हें पहले कहते हैं कि हम अफ़गानी ढूंढ रहे हैं, क्या आपने यहाँ अफ़गानी रखे हुए हैं। वो उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई अफ़गानी नहीं है। तो फिर नीचे वाली फैमिली के बकौल उन्हीं मास्ट बंदों में से एक बंदा ये कहता है कि यहाँ पे वहीद नामी आदमी है। तो वो कहते हैं यार वहीद ऊपर रहता है। फिर वो 15-20 बंदे रुख करते हैं साइड वाले दरवाजे का जो ऊपर जाता है। वहाँ पे तब तक वहीद साहब नीचे आ गए होते हैं, उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया होता है। तो वो कहते हैं कि आप दरवाज़ा खोलें, हमने अंदर आके देखना है अफ़गानी है या नहीं। वहीद साहब अपना ID कार्ड दरवाजे के नीचे से फेंकते, कहते हैं यार मैं साफ़ी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा ID कार्ड देख लो। वो कहते हैं दरवाज़ा खोलें। वहीद साहब 2 सवाल करते हैं। एक, क्या आपके पास वारंट है, और दूसरा, क्या आपके पास लेडी कांस्टेबल है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ऊपर है। वो कहते हैं हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं, लेकिन तुम दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। वहीद साहब उन्हें कहते हैं, और ये असद अली तूर रिपोर्ट कर रहे हैं, वहीद साहब उन्हें कहते हैं कि जनाब मैं IG इस्लामाबाद को फ़ोन कर रहा हूँ और सहाफ़ियों को फ़ोन कर रहा हूँ। तो वहीद साहब की स्टेटमेंट के बकौल आगे से वो मास्ट बंदे कहते हैं तुम जिस मर्ज़ी को फ़ोन करो, हम अंदर आ रहे हैं। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, वहीद साहब को अरेस्ट करते हैं। वहीद साहब की मदर इन लॉ छत पे खड़े होकर वीडियो बना रही होती हैं, तो एक बंदा ऊपर जाता है, उनसे ज़बरदस्ती फ़ोन कैमरा छीनता है, उनको धक्का देता है। और ये एक बड़ी उम्र की खातून है,
मतलब कि तकरीबन आप समझें कि 55-60 प्लस ही खातून है, बीमार है खासी। वो औरत बार बार प्लीड करती है इनसे कि यार मुझे किसी को फ़ोन करने दो कि कोई आके मेरी ख्याल रखते। रात के 2 बजे हैं, मैं बेहोश होगी, मेरा बीपी राइज़ कर गया, मैं मर गई तो क्या होगा? तो कहते हैं हमारा ये कंसर्न नहीं है। ये मैं आपको बलूचिस्तान की कहानी नहीं सुनाई, इंटीरियर सिंध की नहीं सुनाई, वज़ीरिस्तान की नहीं सुनाई, ये पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद की सुनाई, किसी टेररिस्ट की नहीं सुनाई, कोई अफ़गानी की नहीं सुनाई जिसको मुल्क से बाहर निकालना है, रॉ का एजेंट की नहीं सुनाई। ये मैंने आपको एक सीनियर जर्नलिस्ट जिसको 20 साल काम करते हुए हो गए उनकी कहानी सुनाई है। अब उनकी वालदा ने ईमान, जो उनकी मदर इन लॉ, उन्होंने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के थ्रू अप्लाई तो किया है कि जनाब आप कोर्ट के अंदर के हमारे बच्चे को बरामद किया जाए, लेकिन कितने और लोगों ने अप्लाई किया हुआ आपके सामने। हम तो दुआ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब वहीद मुराद साहब के लिए दुआ करें, उनकी मदर इन लॉ के लिए दुआ करें, उनकी बेगम के लिए दुआ करें, और ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा के लिए दुआ करें। वो लोग इस तरह के केसेस फ्री में लड़ते हैं, बड़ा ज़र्फ़ होता है। ये वैसे जितने आप बड़े बड़े वकील देख रहे हैं ना सियासी जमातों में, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, उन पर भी खैर भी आते हैं इंशाल्लाह। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पीका की दफ़ात यूट्यूबरों पे लग रही है, रजब भट्ट जैसे, और जर्नलिस्ट को दिन दहाड़े उठाया जा रहा है। यानी कि पीका जैसा कानून पास करवा के भी, जो एक काला कानून है, फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों को हम दिन दहाड़े उठा लें। इंतहाई अफसोस की बात है। एक जर्नलिस्ट से दूसरे जर्नलिस्ट पे आते हैं। FIA ने एक और मुकदमा हमारे दोस्त फरहान मलिक साहब के ख़िलाफ़ कर दिया है, और वो उन्होंने किया है कि वो एक कॉल सेंटर स्कैम चला रहे थे और उन्होंने 5 दिन का मज़ीद रिमांड ले लिया एक और कोर्ट से। ये क्लासिक टैक्टिक ही बन गया। हमने इमरान खान साहब के केसेस में देखा था कि इस केस में ना फाड़ा जाए तो दूजा कर दो, दूजे से नहीं तो तीजा, तीजे नहीं तो चौथा। अब वो आम सहाफ़ियों पे भी किया जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमारे जितने और सहाफ़ी हैं जो गुफ्तगू करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो अभी भी इस तरह की बात देते कि देखें ना, वो फिर PTI की फ़ंडिंग लेते थे, वो PTI स्पॉन्सर्ड चैनल थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट उनकी स्पॉन्सरशिप बंद करवा दी, तो हाँ तो उनको अरेस्ट कर लिया। मत करें, मत करें, ये डबल गेम ना खेलें। आप अपनी वर्चू सिग्नलिंग बाद में कर लेना, जब किसी पे जुल्म हो उसके साथ खड़े हो, और ये जुल्म है। मैं ख़ुद इख्तलाफ करता हूँ फंडिंग के मामलात से, हमने क्लियरली इस चैनल पे बताया भी है, लेकिन जहाँ पे जुल्म हो वहाँ पे खड़े हुए और बिना डर खड़े हुए। और सबको नज़र आ रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट्स हैं उनके इख्तियार में बहुत कुछ कम रह गया है। जो डेमोक्रेसी की स्पेस मुल्क में बन रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस पर खैर डिबेट हो सकती है कि वो क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। ए 2 सहाफ़ी अंदर हो गए ने, उन तीसरे पे आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर मारंग बलोच। मार्केट में कई चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि मारंग बलोच के वालिद साहब BLA की लीडर थे, वो ये थे, वो यूँ थे। खुलेआम पीका की वायलेशनें हो रही हैं, लेकिन पीका का कानून सिर्फ सरकार की अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान का हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि मारंग बलोच, जो बलोच यकजहती कमेटी की हेड हैं, उनको परमिट किया जाए कि वो अपने वकीलों से और फैमिली मेम्बर से डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में मिल लें, क्योंकि अभी तक ये चीज़ डिनाई की जा रही थी। जो उनकी साथी कराची से अरेस्ट हुई थी, उनको जब रिलीज़ करने का ऑर्डर मिला 144 के सेक्शन के तहत कि सरकार ने कहा ये 144 की वायलेशन नहीं है, तो उनको MPO के अंदर फिर उठा लिया गया। तो यानी कि हमने जंगल राज सबके लिए बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आप पंजाबी हो सकते हैं, आप कराची से हो सकते हैं, आप बलोची हो सकते हैं, आप KP के हो सकते हैं। हमने डिस्क्रिमिनेशन सब पे ख़िलाफ़ करनी है।
नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और सबकी डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ सरकार का नारा है सबका साथ और सबकी रोज़ें। बात नहीं करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि हम बिल्कुल भी अब किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं तैयार हमारे ऑफिशियल स्टांसेस पे, और ये इंतहाई अफसोस की बात है। हालांकि यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जाफ़र एक्सप्रेस वाले जो सानिया था उसके अंदर सीटीडी ने अच्छी पेशरफ्त किया। उन्होंने 4 लोग अरेस्ट किए भी जो इन्वॉल्व थे उस चीज़ की प्लानिंग के अंदर। बीएलए ने साथ साथ तस्वीर रिलीज़ की एक खातून की जो उन्होंने फ्रीडम फाइटर उनके बकौल, टेररिस्ट हमारे बकौल ट्रेन की हुई थी, जिसने इनिशियल सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था जब उन्होंने पटरियाँ फाड़ी थी। ये जो एथनिक तंजीमें होती हैं ये अक्सर फ़ीमेल सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करते हैं। हमने ये इंडियन एथनिक स्ट्रगल्स के अंदर भी देखा है, इंडिया के अंदर जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसमें भी हमने देखा था, और ये पाकिस्तान में बीएलए स्पेशली बरजीत ब्रिगेड के देखने में भी आ रहा है। तो उस हवाले से भी सीटीडी पेशरफ्त कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, शवाहिद भी इकट्ठे करे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं जी मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ। ये कुछ 2 ख़बरें उनकी पेंडिंग थी, मेरा ख्याल था कि हमारा फ़र्ज़ बनता है हम कवर करें, कोई अच्छा काम करे तो कवर करना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने जिन्ना अस्पताल विज़िट किया और विज़िट करते साथ ही प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को फ़ायर कर दिया, और उन्होंने क्लासिक शहबाज शरीफ स्टाइल में फ़ायर किया कि उनसे 2 सवाल पूछे। जब अगले ने कुछ सेकंड्स का डिले दिया जवाब में, उन्होंने कहा यू आर फायर्ड। फायरिंग की वजह वही थी जो मेयो में थी कि दवाइयाँ नहीं थी पेशेंट्स के लिए। दवाइयाँ क्यों नहीं थी? वो भी मेयो वाली वजह थी, पैसे नहीं थे। ये पैसे पंजाब गवर्नमेंट ने देने होते। वैसे दुनिया की अकल ये मानती है कि आप अपने हेल्थ मिनिस्टर से ये काम करवाते हैं, सीएम खुद नहीं करते। जो स्टाइल ऑफ डिसिप्लिनिंग शहबाज शरीफ का था वो तब भी ठीक नहीं था, और मरीम साहिबा जब कर रही हैं वो अभी भी नहीं ठीक। मतलब पहले आपको वोट नहीं पड़े हुए, आपकी इलेक्शन की विक्ट्री इन क्वेश्चन है, दुनिया आपको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती है, साथ आप मज़ीद लोगों को एलिनेट करते हैं इस रूड और अग्रेसिव बिहेवियर के साथ, और फिर उसको फिल्माते हैं, फिल्मा के उसको हर जगह चलवाते हैं, और वो बैकफायर कर जाती है। एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। तो ये बहुत एक खौफनाक प्रेसिडेंट है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेट कर रही हैं कि आप जाए किसी को भी तजलील कर सकते हैं। इनफैक्ट नून लीग का जो मेजर गिला था वो ये था कि इमरान खान हमारी तजलील करता है तकरीरों में, रैलियों में, जलसों में। तो आप वही चीज़ कर रहे हैं, और वो भी आप उन लोग करें जो पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं है। आप सबसे कमज़ोर तबके ही कर रहे हैं जो नौकरी पेशा सरकारी मुलाजिम है सरकारी अस्पतालों में, जिनके पास इनफ डॉक्टर्स नहीं है। आप जनरल अस्पताल चले जाएं तो उनका नंबर 1 ग्रीवियंस ये है कि हम 36 आवर की शिफ्ट पे 1 डॉक्टर होता है, 2 डॉक्टर होते हैं। आप लाहौर चिल्ड्रंस चले जाएं तो वहाँ पे जो खौफनाक मंजर नज़र आते हैं कि वो डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं जानवरों की तरह, उनके पास फंड्स नहीं है। बहरहाल जंगल का राज है, जिसका जो दिल चाहे करे। हम तो आपको बताते रहेंगे कि जब कोई अच्छा काम करेगा। अब हम आते हैं जी पीटीआई की तरफ। सलमान खान राजा साहब अपॉइंट हो गए हैं, वो बंदे जो इंस्ट्रक्ट करेंगे कौन इमरान खान साहब से जेल में मिल सकते हैं कि नहीं, और पहले दिन ही इस पर लड़ाई होगी। बाबर अवान साहब को उन्होंने नाम नहीं दिया जेल में जाने के लिए, लेकिन बाबर अवान साहब जेल पहुंच गए। जेल की इंतज़ामिया ने ताउन किया और बाबर अवान साहब को सलमान खान राजा साहब के बाद अंदर भेज दिया। इस पर सलमान खान राजा साहब आग बगोले हो गए। साथ ही साथ सलमान खान राजा ने फैसल हुसैन को लीगल टीम से फ़ारग करा दिया और कहा कि पार्टी फाउंडर इमरान खान के ऑर्डर पे है। अब फैसल हुसैन कौन है? हमारे दोस्त फवाद चौधरी के भाई हैं। फवाद चौधरी साहब इस पर आग बगोला हो गए। उन्होंने ट्विटर पे आके गालियाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने अपना इल्मी लेवल दिखा दिया। घटिया उन्होंने हरकत की, गैर मुनासिब। कभी वो किसी को चपेट मार देते हैं, कभी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारा हाल है सियासतदानों का। वैसे मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि आई थिंक वो वाहिद इंटरव्यू था जो सलमान में करने गए थे, तो हम बहुत ही डिसअपॉइंट हुए थे, और उसकी कई वजूहत हैं। तो बाकी हमारा काम है सबका इंटरव्यू करना, हम करते भी रहेंगे। इसकी ये मतलब नहीं कि हमें बंदे पसंद आ जाते हैं। बाकी सलमान खान राजा साहब अपनी फुल अथॉरिटी स्टैम्प करें। इनफैक्ट शेर अफजल मरवा को निकालने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, फवाद चौधरी की वापसी ना होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज फैसल हुसैन जो बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे, इमरान खान के टीवी पे आकर लड़ते थे, उसके भी वो हैं। बेसिकली पीटीआई क्रम्बल कर गई। और क्योंकि जमात इतनी पुरानी नहीं थी, बंदे इतने पुराने नहीं थे, नज़रियाती बंदे नहीं थे। इनफैक्ट जो बच्चे कुछ नज़रियाती बंदे थे वो या तो भाग गए, यानी कि
आउट ऑफ कंट्री भागे हुए हैं, या फिर वो जेलों के अंदर हैं। अब ये जो आपने सी और डी टीमें बनाई हुई हैं, इनके तो कोई मरासिम ही नहीं है, कोई ग्राउंड रूट लेवल पे बात ही नहीं है। मैं कोई सच्ची बात बताऊँ, सलमान खान राजा जिधर हमारा दफ्तर है ना, उस हल्के से लड़े थे इलेक्शन। सलमान खान राजा को हल्के में कोई नहीं जानता। सलमान खान राजा को हल्के के अंदर कोई भी वोट डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सलमान खान राजा इमरान खान की वजह से हल्के में फेमस थे और मेरे ख्याल से फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीते थे। तो सलमान खान राजा साहब को या शेर अफजल मरवत को या फवाद चौधरी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लीडर हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम नौकर हैं इमरान खान के, तो जो इमरान खान कह रहे हैं हम वो करें। और इनफैक्ट आप ये देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, जो उनके सहाफ़ी हैं और जो उनके पॉलिटिशियन हैं, उनका आपस में दरार इस वजह से बन रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को बकौल सोशल मीडिया टीम के सही लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो भाई सलमान खान साहब इंचार्ज हैं इस चीज़ के। पार्टी के अंदर जो वफादार हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो केपी के अंदर अली अमीन एंड ग्रुप है उसको पीछे हटा के नए बंदे सामने लाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ईद के बाद और ईद के दिनों में बताया जा रहा है कि अडियाला जेल के बाद जलसा होगा। अब देखते हैं कि प्रोटेस्ट होगा, अब देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक्सपोज हुआ है पीटीआई का लैक ऑफ अ पार्टी स्ट्रक्चर या फिर उसमें बिलीफ। शेर अफजल मरवत खड़े हुए कहते हैं कि मैं मानता नहीं सलमान खान राजा कोई लीडर है पार्टी का, हालांकि उसको ओहदा दिया हुआ है उसी पावर के तहत जिस पावर के तहत शेर अफजल मरवत को ओहदा दिया हुआ था। फिर वो बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि जनाब ये बंदे बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं तुम बंदे बड़े अच्छे हो। अजीब इन लोगों ने ड्रामा रचाया होता है। लीडर है इमरान खान, ये सब है मुलाजिम। लीडर के पास क्या पैगाम पहुंचता है, वो क्या बात करता है, वल्लाह वाला, वो हमें बफर्स के थ्रू मिलती है। एक अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मचा हुआ है और उस अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में ये सब इमरान खान को एक फ़ाइनेंशियल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम आज नहीं बताऊंगा, कुछ दिनों में इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। उन्होंने कल रात ही फ़ोन में मेरे से बात हुई थी, उन्होंने समझाया था कि यार मुझे नहीं समझ आता कि ये इमरान खान साहब को एज अ फाइनेंशियल कमोडिटी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सियासी लीडर हैं, उनको सियासी लीडर के तौर पर इस्तेमाल करें। अब ये इतना गलूब में आगे चले गए हैं कि अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, हर तरफ भिपरे पड़े हुए हैं। मैं इनके कई चैनल्स हैं उनके टाइटल्स देख रहा था, आज ही देख रहा था। नवाज़ शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा पार्टी से, सरकार गिर चुकी है, केयर टेकर गवर्नर कौन बनेगा, केयर टेकर मिनिस्टर कौन बनेगा। पता नहीं कौन सी एमको की दुनिया में ये रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा भाई। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी क्रैकडाउन कर रही है, KPK में भी ऑपरेशन कर रही है, 6 कनाल प्रोजेक्ट भी बना रही है, सिंध भी उन्होंने कब्ज़ा किया है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा। हाँ, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो, जिसको वोट पड़े वो इलेक्शन जीते, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो ये मिस रिपोर्टिंग मत करें। बहरहाल PTI में एक रकस चल रहा है। अब आखिरी खबर पे आते हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि रिलीफ की खबर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन द फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गया है और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी के तहत ऑफिशियल IMF की स्टेटमेंट आज के दिन रिलीज़ हो जाएगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये है कि अराउंड 1.3 बिलियन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट अगले 28 महीनों पे दिया जाएगा। ये तकरीबन $1 बिलियन अंडर EFF भी मिलेगा और टोटल डिसबर्समेंट ऑफ प्रोग्राम $2 बिलियन होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगले 28 महीने में हमें तकरीबन 1.3 बिलियन मिलेंगे और ये मिलेंगे हमें क्लाइमेट चेंज के लिए। हमने जो एक और स्टोरी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड की थी वो इसी के बारे में, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो ये एक रिलीफ का पॉइंट है। क्या ये इनफ रिलीफ है? एब्सोल्युटली नॉट। जितने पंडित और गुरु कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया, मार्केट में रिलीफ आएगा, अभी तक नहीं आया। जितने पंडित और गुरु कह रहे थे कि जब काइबर का रेट नीचे आएगा तो देखिएगा मार्केट में रिलीफ आएगा, अभी तक नहीं आएगा। हमारी प्रेडिक्शन है कि 2026 में मार्केट चलेगी ओवरऑल पाकिस्तान में। 2025 आपका कमज़ोर ही गुजरेगा। 2026 में इतना टाइम नहीं रह गया, देख लेते कौन सच होता है। बाकी मेरी तो दुआ है कि मार्केट सुबह चल पड़े, मुल्क को एडवांटेज हो जाए। ओवरऑल इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहीद मुराद साहब के लिए दुआ करें, अहमद नूरानी साहब के भाइयों के लिए दुआ करें, फ़रहान मलिक साहब के लिए दुआ करें, जितने सहाफ़ी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हम सब के दिल में सच बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी सरकार के दिल में रहम पैदा करे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दिल में रहम पैदा करे। जितने लोग माह रमज़ान में
रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए। बाकी बिलखुसूस मेरे लिए, मेरे वालिद के लिए, मेरे भाई के लिए, सलमान के लिए, हैदर के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे रिसर्चर्स के लिए दुआ कीजिएगा, हमारी हिफाजत का, हमारी मेहनत ज़ाया ना होने का और हमें सिरात मुस्तकीम पर रखने का। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।